सोमवार की सुबह दीवार पर लटकी संगीतमय घड़ी 11 बजने का आभास पहले संगीत से फिर 11 घंटे बजाकर कराती है। रवि के घर में उसके स्कूल जाने की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगती है। वैसे तो रोज इस समय तक सारी तैयारियां हो जाती है, पर आज रवि 2 दिन से स्कूल जा रहा है। इस कारण तैयारियों का कार्यक्रम तनिक देरी से चल रहा है। रवि सुबह जल्दी 6 बजे उठ गया था और ट्यूशन जाकर भी आ गया, लेकिन वहाँ से वापस आकर अखबार पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। जो उसकी आंख अभी थोड़ी देर पहले खुली। स्कूल ड्रेस को वह खुद इस्त्री कर रहा है, पर अभी जूते पॉलिश करना, बस्ता जमाना भी तो बाकी है। ड्रेस को इस्त्री करते करते रवि अपनी माँ से बोला, खाना बनाकर मेरा टिफिन भी पैक कर देना। माँ ने आश्चर्य से पूछा, आज लंच टाइम में खाना खाने घर नहीं आएगा क्या? उसने बताया, शुक्रवार को स्कूल में बोल रहे थे कि गेट पर ताला लगा दिया जाएगा, जो स्कूल समय में कोई भी बाहर ना जा सके। इसलिए मेरे तो टिफिन डाल दो, क्या पता लंच में आज घर आ पाऊँ या नहीं। इतना बोल वो वापस तैयारियों में जुट गया। रवि पास के सरकारी स्कूल में पिछले कुछ सालों से पढ़ रहा है। बचपन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होने के कारण उसकी अच्छे से तैयारी होकर स्कूल जाने की आदत पड़ी हुई थी, वरना उसकी कक्षा के कुछ छात्र तो बगैर जूते, कुछ सलवटों से भरे ड्रेस पहने, कुछ के शर्ट बाहर निकले हुए और कुछ तो बगैर बस्ते हाथ में 2-4 किताब लिए हुए आ जाते थे। समय रहते सारी तैयारियां हो गई और रवि तय समय पर स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल पहुंचकर रवि सीधा अपनी कक्षा में पहुंचा। बस्ते को कक्षा में रखकर प्रार्थना में जाने के लिए अपने दोस्त विनोद के साथ मैदान की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने शनिवार का दिन स्कूल में कैसा रहा इसके बारे में विनोद से पूछा, तो वह बोला, यार तू तो शनिवार को आया ही नहीं, पर उस दिन गजब हो गया। लंच के बाद उप प्रधानाचार्य सर कक्षा में आए और अपनी कक्षा में सिर्फ 5 छात्रों को देखकर काफ़ी नाराज हुए। फिर मॉनिटर से हाजिरी भी नोट करवाई। बाकी के सारे कहाँ गए थे? रवि ने पूछा। लंच में कुछ खाना खाने स्कूल से बाहर गए थे, जो वापस आए ही नहीं। आज पता नहीं क्या होगा, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। विनोद बस इतना बोल के चुप हो गया। डर मत यार, मैं तो छुट्टी पर था और तू कक्षा में मौजूद था, तो हम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं। डरेंगे तो वे बाकी के 60 छात्र जो कक्षा से भाग गए थे। रवि विनोद को ये सब बोलकर हिम्मत बढ़ा रहा था कि प्रार्थना सभा स्थल आ गया और वे दोनों लाइन में खड़े हो गए। प्रार्थना अपने निर्धारित समय पर चालू हो गई और जैसे ही खत्म हुई, मंच पर से उप प्रधानाचार्य की आवाज़ माइक से गूंजी, कक्षा 12वीं के छात्रों में से जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उनको छोड़कर बाकी के सारे छात्र उधर अलग लाइन बनाएं। विनोद का नाम मंच से बोला गया, सो विनोद तो बच गया, लेकिन रवि का नाम नहीं बोले जाने से उसे ताज्जुब हुआ। न चाहते हुए भी रवि को उस अलग वाली लाइन में खड़ा होना पड़ा। माइक पर अब बोला गया, पूरी स्कूल अच्छे से देख लो इस लाइन को, ये सभी भागने वाले महान छात्र हैं। इनका आज सभी लोग देख लो मैं क्या इलाज करता हूँ। उस लाइन की तरफ हाथ करते हुए फिर से बोले, मुर्गा बनो सभी। ये सुनकर रवि की धड़कनें तेज हो गई। लाइन के सारे लड़के एक दूसरे को देखते रहे, पर मुर्गा कोई नहीं बना। ये देख मंच से मुर्गा बनने का निर्देश फिर से गुस्से के साथ दिया गया। डर के मारे धीमे धीमे सारे लड़के मुर्गा बनने लगे, लेकिन रवि खड़ा रहा। वो खड़ा खड़ा मन ही मन सोचता रहा, मेरी क्या गलती, मैं तो आया ही नहीं था, मैं क्यों मुर्गा बनूं। रवि को खड़ा देखकर वो प्रधानाचार्य और ज़्यादा गुस्से में आकर मन से चिल्लाए, लड़के मुर्गा बन जल्दी। रवि ने सर हिलाकर मना कर दिया तो उनका धैर्य जवाब दे गया और मंच पर से तेजी से उतरकर सीधे रवि के पास पहुँचे। आओ देखा ना ताव, उसका कान पकड़कर मरोड़ दिया। रवि हिम्मत करके जोर से बोला, सर मैं छुट्टी पर था, मैं भागा नहीं। पर वो कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ रवि के गाल पर जड़ दिया और उसे झुकाकर कमर में मुक्का भी मार दिया। प्रार्थना में खड़े सभी लोगों का ध्यान इन दोनों पर आ गया। रवि जोर से चिल्लाया,
मेरी कोई गलती नहीं सर, मैंने तो मॉनिटर को छुट्टी की अर्जी भी दे रखी थी, आप उससे पूछते क्यों नहीं। वक्त की नज़ाकत को समझ मॉनिटर भी दौड़कर झट से आ गया और कहा, हाँ सर, रवि का प्रार्थना पत्र मेरे पास आया हुआ था और वो सच में छुट्टी पर ही था। मॉनिटर की बात उनके कानों में जाती तब तक वे एक और थप्पड़ रवि को लगा चुके थे। वो प्रधानाचार्य के रुकने पर रवि के सब्र का बांध टूट गया। मुझे ऐसी स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो घर जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो प्रार्थना स्थल से निकल पड़ा। पीछे से उसके सर चिल्लाए, जा, चला जा, अब अपने पापा को स्कूल लाएगा तभी स्कूल में आ पाएगा। रवि गुस्से से लबरेज पर मन से रुआसा कक्षा में गया और अपना बस्ता उठाकर तेजी से वहां से चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही रवि ने माँ और दादी को देखा तो उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू पड़ने लगे। उसे रोता देख दोनों ने एक साथ पूछा, क्या हुआ स्कूल में। रोते रोते उसने सारी बात बताई तो दोनों को बहुत गुस्सा आया, पर खुद को और रवि को कैसे भी करके उसके पापा के आने तक का इंतज़ार करने का समझाया। पापा लंच में घर आए, तब तक रवि चुपचाप बैठा बैठा कुछ सोचता हुआ रोता रहा। माँ और दादी ने उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं खाया। पापा के घर आते ही रवि की दादी ने सारी बात बताते हुए बोला, अभी के अभी जा कर आ इसके स्कूल और पता कर बात क्या है, फालतू में मार दिया मेरे बच्चे को। पापा रवि को लेकर स्कूल पहुंचे। प्रधानाचार्य शहर से बाहर गए हुए थे और उप प्रधानाचार्य अन्य शिक्षकों का साथ स्टाफ रूम में बैठे हुए थे। दोनों स्टाफ रूम पहुंचे और रवि के पापा ने उनको कहा, सर जी, गलती होने पर भले आप इसे 50 थप्पड़ मारो, पर आपने तो बगैर गलती इसे मार दिया, एक बार इसकी बात तो सुनते। इतना सुनते ही स्टाफ रूम में दूसरे अध्यापक भी आ गए। रवि के पापा सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए स्कूल में कई लोग उन्हें जानते हैं, वे भी वहां आ गए। सर जी का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं था, सो उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, क्या हो गया, मारा तो, इतना तो शिक्षक को हक होता है मारने का, और गेहूं के साथ एक दो जौ भी पीस जाते हैं, इसमें इतना बवाल काहे का। इतने में रवि के दादा घर से होकर स्कूल पहुंचे। उनका शहर में बहुत रुतबा था, जो वो सीधे स्टाफ रूम में आकर जोर से बोलने लगे, कौन है वो मास्टर जिसने मेरे पोते को मारा है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे को हाथ लगाया, मैं उसका तबादला करवा दूंगा। उप प्रधानाचार्य उनके सामने आकर उनसे जोर से कुछ बोलने लगे तो उनकी बात काटकर रवि के दादा बोले, जेल भिजवा दूंगा और नौकरी भी चली जाएगी, मैंने पुलिस केस कर दिया तो। ये सुनते ही कक्षा के अन्य अध्यापक, जो अध्यापक दल का नेता था, रवि के दादा से भीड़ गया। स्टाफ रूम का माहौल अब तो ऐसा हो गया जैसे कोई सब्जी मंडी हो। दोनों पक्ष जोर जोर से चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से रवि और उसके पापा ने दादा को शांत कराकर रवाना किया। उनके जाते ही सारे अध्यापक, उप प्रधानाचार्य और संघ के नेता अध्यापक के साथ हो गए और रवि व उसके पापा को तरह तरह के ताने मारने लगे। एक बोला, जमाना बहुत खराब है, गुरु की कोई इज्जत ही नहीं बची है। दूसरा बोला, मार दिया तो क्या हो गया, अब क्या माफ़ी मांगे पूरी कक्षा से। एक अन्य बोला, पुराने ज़माने में लोग स्कूल में कहने को आते थे कि मेरे बच्चे को मार मार के सुधारो, और अब आज के ज़माने के लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारी। एक के बाद एक कईयों ने अपनी भड़ास निकाली। सबके ताने सुन रवि ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनसे बोला, पापा चलो यहाँ से, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, मुझे टीसी दिलवा दो, मैं प्राइवेट ही बोर्ड की परीक्षा दे दूंगा। ये सुनकर अध्यापक बोला, ये बात कदम सही है, हमें भी हमारे यहाँ नहीं चाहिए ऐसे विद्यार्थी, ऐसा नहीं कहते बेटे, मैं बात कर रहा हूँ ना, रवि के पापा ने उसे समझाते हुए कहा। एक तरफ तो रवि के पापा रवि का उप प्रधानाचार्य से सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अन्य अध्यापक उन्हें ताने मारने में व्यस्त थे। इन सब शोरगुल के बीच स्कूल के सबसे वरिष्ठ अध्यापक बाबूलाल अखबार पढ़ने का नाटक करते हुए सब चुपचाप देख रहे थे। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया तो उठकर बोले, ये कोई वक्त
और मौका नहीं है आपसी एकता दिखाने का। इस बच्चे के साथ गलत हुआ है, हमें हमारी गलती माननी चाहिए। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाई के प्रति छात्रों का रुझान बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे सम्मान की चिंता छोड़कर बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इतना सुनकर स्टाफ रूम में खामोशी हो गई, क्योंकि सभी लोग बाबूलाल की बहुत इज्जत करते थे। बाबूलाल जी रवि के पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरकर उससे बोले, बेटा, गुस्से में आदमी को सही गलत का कोई ध्यान नहीं रहता, इस कारण उससे गलती हो जाती है। इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूलकर पढ़ाई और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। पर ये सारे लोग नहीं भूलेंगे, मेरे कम संतरांग भेजेंगे, मुझे कक्षा में नीचा दिखाएंगे, मुझे जानबूझकर तंग करेंगे। ऐसे माहौल में पढ़ा नहीं जा सकता। रवि ने उखड़े मन से जवाब दिया, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझको। कोई कुछ भी कहे तो वो कक्षा छोड़कर मेरी कक्षा में आ जाना, खाली समय में मेरे पास आ जाना, मैं अतिरिक्त पढ़ा भी दूंगा तुझे। कोई टीसी नहीं लेना, तू तो मेरे बेटा जैसा है। ऐसा बोल उन्होंने उसे गले लगा लिया। बाबूलाल के गले लगकर रवि का गुस्सा शांत हुआ और स्कूल में पढ़ने को तैयार हो गया। रवि को बिना गलती मिले उस दंड और अपमान को भुलाने में कुछ वक्त लगा। कुछ दिन बाद उसने वापस स्कूल जाना शुरू भी कर दिया, पर अब वह जब भी पढ़ने बैठता उसे वो घटना फिर याद आ जाती और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। ये बात उसने बाबूलाल जी को जाकर बोली तो उसने समझाया कि अगर तुम अपमान का बदला लेना चाहते हो तो इज्जत पा कर लो, पढ़ाई करके ऐसा परिणाम लाओ कि तुम्हारे पूरे स्कूल में इज्जत हो। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वही तुम्हारी प्रशंसा करे, यही असली बदला होगा। तुम्हारा आज से यही लक्ष्य होना चाहिए। आज नहीं तो कल गलती करने वालों को ग्लानि जरूर होगी। ये बात रवि के दिमाग में ठीक से बैठ गई और वो पढ़ाई में लग गया। पूरे साल बाबूलाल जी प्यार से उसका हौसला बढ़ाते रहे। कुछ महीनों बाद हुई बोर्ड की परीक्षा में रवि ने अच्छे से सारे पेपर हल किए। परीक्षा परिणाम में जब रवि प्रथम श्रेणी से पास हुआ तो वह बहुत खुशी से बाबूलाल सर से मिलने स्कूल पहुंचा तो उसे पता चला कि अपनी कक्षा में सिर्फ वह अकेला ही प्रथम श्रेणी से पास हुआ है। स्कूल वालों को परिणाम से आश्चर्य हुआ, फिर भी सब ने उसे बधाई दी। अगले दिन अखबार में अपनी फोटो देखते ही रवि की आंख भर आई। उसने अपनी माँ को बोला, मेरी पूरी स्कूल में बहुत सारे शिक्षक थे, पर वो शिक्षक जिनकी वजह से मुझे यह खुशी मिली वो अकेला बाबूलाल जी है। वही है पूरी स्कूल में असली शिक्षक है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक बात और यार, हम लोग बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो बनाते हैं और आप लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।